नमस्कार दोस्तों, मैं आपके और हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने हमारे पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 ऑफ रिसर्च। द यूनिट 3 इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्लाइड नंबर 6। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, स्लाइड नंबर 20। एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर रिव्यू लिटरेचर राइटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इंट्रोडक्शन। Review of literature is one of the most important steps in the research. It is an account of what is already known about a particular phenomena. As the word is indicating, review of literature is reading all the related phenomena. और आप कह सकते हैं कि review of literature एक घटनाओं का विश्लेषण है या समीक्षा कह सकते हो आप, जो कि हम करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग को जानने के लिए। ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च में भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पहले क्या रिसर्चेस हो चुकी हैं और क्या होना बाकी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें क्या पता है और अभी हमें इसके बारे में क्या अभी तक पता नहीं है। तो हम एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करके उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ताकि हमें पता चले कि इस चीज के बारे में पहले क्या हो चुका है और अभी क्या होना बाकी है। ओके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारी थीसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी थीसिस का सेकेंड चैप्टर होता है और ये हमारी थीसिस का बेस कह सकते हो आप कि ये हमारी थीसिस का एक बेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, definition of review of literature. The definition is, according to M.H. Cooper, a literature review is an evaluative report of information found in the literature related to selected area of study. The review describes, summarize, evaluate and clarify this literature. It gives a theoretical base for the research and helps to determine the nature of research. So H.M. Cooper ने एक डेफिनेशन दी हुई है कि लिटरेचर रिव्यू एक इवेल्युएटिव रिपोर्ट होती है इंफॉर्मेशन की रिलेटेड एरिया ऑफ स्टडी की। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया होता है, समराइज किया गया होता है और क्लैरिफाई किया होता है लिटरेचर को। ये हमें एक थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें नेचर ऑफ स्टडी का पता करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज identification of a research problem and development or refinement of research question. हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से एक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है और हम एक बेहतर और रिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट्स एक्टिविटी फॉर द डिसिप्लिन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ के हम एक नई या यूजफुल रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड एविडेंस दैट अ सेलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम इज ऑफ इम्पोर्टेंस।
रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सेलेक्टेड प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, इसको करने का हमें कुछ फायदा होगा। नेक्स्ट, orientation to what is known and not known about an area of inquiry to ascertain what research can best contribute to knowledge। हमारी नर्सिंग की बॉडी ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये हमें एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में क्या हमें पता है और क्या अभी पता होना बाकी है। तो उस इंक्वायरी को हम उठा के एक रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गैप्स और इनकंसिस्टेंसी इन द बॉडी ऑफ नॉलेज। कुछ भी गैप है उसको डिटरमाइन करके हम बॉडी ऑफ नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट सब्जेक्ट, कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स। अनआंसर्ड क्वेश्चंस किसी भी चीज के रिलेटेड, सब्जेक्ट के, कंसेप्ट्स के, प्रॉब्लम्स के, नर्सिंग थ्योरी से रिलेटेड, नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड, उसकी हम डिस्कवरी कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट ए आंसर। द लेटेस्ट एग्जाम्पल इज अबाउट कोरोना वायरस और कोविड-19। सो देयर आर मेनी unanswered questions about COVID-19, that from where it comes, what population is affected, what are the sign and symptoms, main sign and symptoms of COVID-19. So these all questions are still unanswered. From where the coronavirus originated, कहाँ से आया है, किसको इसने सबसे पहले इन्फेक्ट किया था, इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो ये सब अभी डिस्कवरी होना बाकी है। तो इस तरह से ही हमारी और भी बहुत सारी नर्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको कि हम अभी डिस्कवर कर सकते हैं और उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें यही पता चलता है कि कौन सी चीजें अभी हो चुकी हैं और कौन सी चीजें अभी होना बाकी हैं, जिनके आंसर अभी हमें मिलने बाकी हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पर्पजेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सो क्या पर्पजेज हैं लिटरेचर रिव्यू के, क्यों हम करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो द पर्पजेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज टू कन्वे टू द रीडर अबाउट प्रीवियस नॉलेज एंड फैक्ट्स established on a topic and their strength and weaknesses. Beside enhancing researchers' knowledge about the topic, writing a literature review helps to, first point is, place each in the context of its contribution to the understanding of subject under review. Next purpose is describe the relationship of each study to other research studies under consideration. Next purpose is identify new ways to interpret and shed light on any gaps in the previous research. Next purpose is identify areas of prior scholarship to prevent duplication of efforts. This point means कि अगर previously वो research हो चुकी है तो उसको हमें करने से कोई फायदा नहीं होगा और वो डुप्लीकेट रिसर्च कहलाई जाएगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि रिसर्च ये हो चुकी है और हमें ये रिसर्च नहीं करनी है, अब इससे अदर कोई रिसर्च करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट अ वे फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिसर्च। कुछ स्टडीज जो आधी हो चुकी हैं, जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, तो वो भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही पता चलता है। Next purpose is see what has and has not been investigated. Next is develop general explanation for observed variations in a behavior or phenomena. हमें जनरल एक्सप्लेनेशन डेवलप करने का एक मौका मिल जाता है, जो कि किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में या पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में क्या बदलाव आए हैं वो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इज लर्न हाउ अदर्स हैव डिफाइंड एंड मेजर्ड की कंसेप्ट। हमें ये पता चलता है कि किसी और रिसर्चर ने कैसे अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किया था, उसमें क्या उसने कंसेप्ट मेजर कैसे किए हैं और
कहाँ से उसने डाटा कलेक्ट किया है, कौन सी स्टैटिस्टिकल थिंग्स उसने यूज की हुई है अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने के लिए। तो ये भी हमें एक आइडिया मिल जाता है अपनी थीसिस को कंडक्ट करने का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेज दैट अदर रिसर्चर हैव यूज्ड। दूसरे रिसर्चर्स ने क्या डाटा सोर्सेज यूज किए हैं, उसने कौन से पेशेंट्स को सिलेक्ट किया था, कौन सी सेटिंग में जाके किया था, उसकी पॉपुलेशन क्या थी, उसका जियोग्राफिकल एरिया क्या था, ये सब हमें पता चल जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। सो दिस ऑल was about purposes of literature review. Next slide is about types of literature review. On the basis of purpose and methodology, it would be broadly classified into following categories. So there are types of literature review. First one is traditional or narrative literature review. Second is systemic literature review. Third one is meta-analysis, and the fourth one is meta-synthesis. So there are mainly 4 categories of literature reviews. Let's discuss about traditional and narrative literature review. Before that, we have a practice question. The question is, why do you need to review the existing literature? The first option is to make sure you have a long list of references. The second option is because without it you could never reach the required word count. The third option is to find out what is already known about your area of interest. And the fourth option is to help in your general studying. क्या नीड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को जानने के लिए, क्यों करते हैं हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर? तो इसका आंसर है टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें पहले क्या हो चुका है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लिटरेचर ऑफ रिव्यू करते हैं। द रेफरेंस स्लाइड नंबर इज 12. You can refer the slide number 12. So coming back to traditional or narrative literature review. As we have discussed, there are 4 types of literature review. The first one is traditional or narrative literature review. This type of literature review presents the summary of literature and draws conclusions about the topic in question. The main aim of this type of literature review is to gather a volume of literature in a specific subject area, summarizing and synthesizing it. तो ट्रेडिशनल और नरेटिव लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, ये प्रेजेंट करता है हमें किसी चीज की समरी या कंक्लूजन। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं और इसका क्या फाइनल रिजल्ट है, वो हम ट्रेडिशनल और नरेटिव लिटरेचर रिव्यू से पता कर सकते हैं। इसका मेन एम होता है एक वॉल्यूम देना हमारे लिटरेचर को। बाद में जब हम लिटरेचर लिखेंगे तो उसको एक वॉल्यूम देना, ठीक है। हमने पूरा उसमें कितने वर्ड्स लिए हैं, ये सब पूरी हमें एक थ्योरी बनाने के लिए, हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के लिए हम ट्रेडिशनल और नरेटिव लिटरेचर रिव्यू को यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेनली हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें एक समरी और कंक्लूजन जस्ट ड्रॉ करते हैं और उसको ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू। द सेकेंड टाइप इज सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू। इस टाइप के लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, it's significantly different from the traditional or narrative literature review, which include more systemic and rigorous approach of literature review to find out the answer for well-focused questions of clinical practice. तो सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि इसमें एक पूरा सिस्टमैटिकली सारी जो स्टडी है वो हमें पता चलती है। जैसे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसको कैसे हमने रूल आउट किया हुआ है, उसमें हमने लिटरेचर रिव्यू क्या यूज किया हुआ है, उसमें क्या मेथडोलॉजी है, उसमें डाटा कलेक्शन कहाँ से किया हुआ है, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और फाइनल हमारे रिजल्ट्स क्या है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम उससे पता करते हैं।
ट्रेडिशनल में ओनली समरी और कंक्लूजन हम ड्रॉ आउट करते थे और उसको लिख लेते थे, लेकिन सिस्टमिक में एक पूरा की पूरी स्टडी हम रिग्रेसली पढ़ सकते हैं और जो हमें पूरे आंसर्स हमें उसमें से मिल सकते हैं. द थर्ड वन इज मेटा एनालिसिस. It is an advanced form of systemic literature review which includes a large body of findings from quantitative studies and computes the statistical analysis for drawing the integrated and cumulative inferences and conclusions. Meta analysis में ये एक एडवांस फॉर्म है सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू की. मीन्स कि सिस्टमिक में हम पूरी स्टडी पढ़ते हैं, उसी तरह मेटा एनालिसिस में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम 3, 4 या 5 स्टडीज को मिला के एक पूरी क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकालते हैं. और मेनली क्वांटिटेटिव स्टडीज की क्वांटिटीज, जिन स्टडीज में परसेंटेज है, कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर है, उन स्टडीज को लेके हम 3-4 स्टडीज को लेके एक फाइनल क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकालते हैं. सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू में सिर्फ एक ही स्टडी के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं, बट मेटा एनालिसिस में हम 3-4 स्टडीज को लेके उसमें से एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं. और ये हम क्यों करते हैं? इट इज डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च विच कैन बी सर्व्ड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस फॉर जनरेटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस फॉर द डिसिप्लिन. I will give you an example to understand it better. For example, hand washing prevents the spread of infection. So in meta-analysis what we do, 3-4 स्टडीज हम हैंड वॉशिंग से रिलेटेड ले लेंगे और उनकी फाइनली एक रिजल्ट बनाएंगे. ठीक है, अगर उस रिजल्ट में हमें शो होता है कि हैंड वॉशिंग एक्चुअल में स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है, तो हम एक प्रूफ के साथ इसको कह सकते हैं और वी कैन इसको हम एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हो चुका है. हमें पता है कि हैंड वॉशिंग से स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन वो कम होता है. ठीक है, तो ये कैसे हुआ है, ये भी इसी तरह से 5 स्टडीज को या 10 स्टडीज को लेके हमने एक पूरा एनालिसिस किया हुआ है और रिजल्ट निकाला हुआ है, तभी ये प्रूव्ड है, तभी हम इसको प्रैक्टिस में आजकल यूज करते हैं. तो इसी तरह से आपकी रिसर्च में या कोई किसी और की रिसर्च में भी 5 स्टडीज को निकाल के हम एक फाइनल आंसर निकालेंगे. देन वी कैन अप्लाई दैट ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. होप यू हैव गॉट माई पॉइंट. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट इज मेटासिंथेसिस. The fourth and the final type is metasynthesis. Contrary to meta-analysis, the metasynthesis is non-statistical technique used to integrate, evaluate and interpret the final findings of multiple qualitative research studies. Findings from phenomenological, grounding theory or ethnographic studies may be integrated and used. Such studies may be combined to identify their common core element and themes. ये मेटा एनालिसिस से डिफरेंट है और मेटा सिंथेसिस में हम नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं. मेटा एनालिसिस में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकली टेक्निक यूज की हुई थी और एक फाइनल कंक्लूजन निकाला हुआ था, लेकिन मेटा सिंथेसिस में हम नॉन स्टैटिस्टिकली टेक्निक्स यूज करते हैं और ये मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज के लिए किया जाता है, उसकी फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करने के लिए किया जाता है. फाइंडिंग्स फ्रॉम फिनोमिनोलॉजिकल जो हमारी रिसर्चेज हैं, ग्राउंडेड थ्योरी बेस्ड रिसर्चेज हैं, इथनोग्राफिक स्टडीज हैं, इन सब को लेके और इनको यूज करके हम एक फाइनल एलिमेंट और थीम निकाल सकते हैं. तो ये मेनली क्वालिटेटिव रिसर्चेज के लिए होता है. मेटा एनालिसिस मेनली क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए था और मेटा सिंथेसिस क्वालिटेटिव रिसर्चेज के लिए है. मेटा एनालिसिस में हम स्टैटिस्टिकली टेक्निक्स यूज करते थे और इसमें हम नॉन स्टैटिस्टिकल टर्म्स टेक्निक्स यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लिटरेचर
review. Traditional or narrative literature review, systemic literature review, meta-analysis and meta-synthesis. These were the four main types. Next is the most important topic as per your theory and practice based. Let's discuss about sources of literature review. So what are the sources from where we can get the literature review? अभी मैं आपको कह रही हूँ कि लिटरेचर रिव्यू करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, बट कहाँ से, आपको कहाँ से मिलेगा कंटेंट, कहाँ से सर्च करोगे? तो वही मेन है इसमें. फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्सेज. तो मेनली टू मेन सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. So let's discuss about primary sources. The primary sources are original, peer-reviewed and published research journal articles reported by original researcher. तो जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो ओरिजिनल रिसर्चर्स के द्वारा स्टडीज की होती हैं और उन्होंने ही पब्लिश की हुई होती है. प्राइमरी सोर्सेज आर ओरिजिनल रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स. ये जैसे कि मैंने कोई रिसर्च की है उसको मैंने ही पब्लिश किया है और मेरे साथियों ने उसको रिव्यू किया हुआ है, दैट इज प्राइमरी सोर्स. फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूं, तो मैंने कोई रिसर्च स्टडी की हुई है और आप उसको देख रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी सोर्स. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोर्सेज. These are description of studies prepared by someone other than the original researcher. ये किसी और ने की हुई स्टडी की हुई होती है और डिस्क्रिप्शन इसकी किसी और ने दी हुई होती है. They are written by people other than the person who developed the theory or conducted the research. Secondary source include the comments and summaries of multiple research studies on one topic. For example, systemic review, meta-analysis, etc. So primary sources में जो ओरिजिनल रिसर्चर ने पब्लिश्ड और की हुई होती है रिसर्च, ओरिजिनल भी कह सकते हो आप इस रिसर्च को. बट सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, ये किसी और ने पब्लिश की हुई होती है rather than the original researcher. कंडक्ट किसी और ने की है, पब्लिश किसी और ने की हुई है, बनाई किसी और ने है. So these were the primary and secondary sources. Now main sources from where literature can be searched are as follow. First is electronic sources. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो हो गए, लेकिन अब वो कहां से मिलेंगे आपको? ओके, तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज and the second one in this is printed sources. So first is electronic and the second one is printed sources. Primary and secondary are the sources, but from where actually you can get the primary and secondary sources? So उसके भी sources हैं. First is electronic. It search through web. Websites के through हम इसको search करते हैं. As the word electronic is indicating, the search can be conducted through search engines like Yahoo, Google, MSN Search, Lycos, Web Crawler, Excite, etc. And the scientific nursing literature may be located at several available database sources. It is appropriate to define the database and to indicate how it is different from search engine. As mentioned above, the Google is a research engine and Medline is a database. A search engine is a collection of software programs that collect information from web, index it and put it in a format that is accessible visually on screen at an on-site library or in downloadable, readable, written format. In contrast to this, database is an organized body of related information arranged for speed of access and retrieval. In other words, a database is a storage location like a library where information is stored
maintained and uploaded systematically. So इस सारी चीज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल गूगल इज अ साइट, गूगल एक साइट है एंड गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू नर्सिंग, रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी चीज है हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं. बट बेसिकली नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डेटाबेस बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें कि कलेक्टिवली सारी रिसर्चेस रहती हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हो. आपने एक रिसर्च देखी, उसके साथ साथ आपको उससे रिलेटेड और भी सर्चेस उस डेटाबेस में मिल जाएंगी. लेकिन गूगल में आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आप एक पर्टिकुलर रिसर्च ही टॉपिक ही देख सकते हो. उसमें आपको अगर कोई दूसरी रिसर्च देखनी है तो आपको फिर से उसमें सर्च करना पड़ेगा. बट डाटाबेस में आपको एक साथ कई सारी रिसर्चेस जो कि रिलेटेड है वो एक साथ मिल जाएंगी. तो ये इजी रहेगा और आपके लिए इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको दोबारा से फिर से उस साइट में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. मींस एक ही साइट पे आपको, डाटाबेस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारी रिलेटेड रिसर्चेस जो है वो मिल सकती हैं. I hope you got my point. Google is a search engine and Medline or PubMed you can say is a database. So search engine अलग है और database अलग है. Database mainly नर्सिंग से रिलेटेड हमारे कौन कौन से हैं? Most useful and relevant nursing databases are first of all Sinhal. It is cumulative index to nursing and allied health literature. You can download this database or you can search on Google about this. Next is Medline, medical literature analysis and retrieved system online. ये भी एक database है, इस पे जाके भी आपको बहुत सारी research topics मिल जाएंगे. Next is PubMed. Next is British Nursing Index. Next is Medline Plus. Next is Cochrane database of system reviews. Next is ERIC. Next is PsychoInfo. Next is dissertation abstract online. Next is online journals. Next is cancer literature. तो कैंसर लिटरेचर वाला जो बेसिक डाटाबेस है उसमें कैंसर से रिलेटेड आपको रिसर्चेस के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, these are very important. You should know कि आपको कहाँ से रिसर्च टॉपिक्स या लिटरेचर रिव्यू करना है. तो मेनली सिन्हाल हमारा क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सारी लोकल और इंटरनेशनल नर्सिंग रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सारा लिटरेचर इससे मिल सकता है. नेक्स्ट इज प्रिंटेड सोर्सेज. फर्स्ट हमने कर लिया इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज. नेक्स्ट इज प्रिंटेड सोर्सेज. प्रिंटेड मीन्स नोट्स फॉर्म में, नोट्स की हम कह सकते हैं या फिर रिटन फॉर्म में जो हमें चीजें मिल सकती हैं उनको हम प्रिंटेड सोर्स कह सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के. तो इसमें फर्स्ट है पब्लिश्ड एब्स्ट्रैक्ट सच एज नर्सिंग रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल, मास्टर एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल एक्सेट्रा. तो बहुत सारे जो जिन्होंने रिसर्च की हुई होती हैं वो अपने एब्स्ट्रैक्ट को, मतलब पूरी रिसर्च का एक कंक्लूजन निकाल के उसको पब्लिश करते हैं जो कि हमें लाइब्रेरी में मिल सकते हैं. ठीक है, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट भी उसी में आते हैं. डिसर्टेशन मींस थीसिस के पूरा थीसिस उसके एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं. मास्टर डिग्री के यू कैन से मास्टर डिग्री के जो एब्स्ट्रैक्ट हैं नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड वो भी आपको मिल सकते हैं. तो ये सब हमें कहां से मिल सकता है? हमारी लाइब्रेरी से. अच्छा, फर्स्ट इसमें है जर्नल्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स. आपने लाइब्रेरी में हमेशा देखा हुआ होगा कि वहां पे नर्सिंग जर्नल्स रहते हैं. तो वो ही हमारे प्रिंटेड सोर्स हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के. जर्नल्स में हमें सारी, नेशनल जर्नल्स में हमें अपने नेशनल जो भी रिसर्च स्टडीज कंडक्ट हुई हैं वो मिल जाएंगी. इंटरनेशनल में हमें सारे वर्ल्ड वाइड जो भी इंटरनेशनल तौर पे रिसर्च स्टडीज हुई हैं वो मिल जाती हैं. नेशनल जो हमारे जर्नल्स हैं वो मिडवाइफरी का अलग से हो सकता है, नर्सिंग रिसर्च का अलग से होता है, लेकिन कई बार कंबाइन भी सारे आते हैं. तो कुछ नेम्स हैं, नेम्स ऑफ नेशनल नर्सिंग जर्नल्स.
First is Nursing and Midwifery Research Journal. Second is Indian Journal of Nursing and Midwifery. And third is Nightingale Nursing Times. तो आप इन जर्नल्स में से कोई भी आपको लाइब्रेरी में ये मिल सकते हैं. अगर हमारी लाइब्रेरी में ये अवेलेबल है तो हम उनको जाके वहां से देख सकते हैं और उसमें डिफरेंट स्टडीज हम पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ इंटरनेशनल जर्नल्स. इंटरनेशनल जर्नल्स में फर्स्ट है नर्सिंग रिसर्च का एक जर्नल है, वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च है, एडवांसेस इन नर्सिंग साइंसेज है. फर्स्ट नेक्स्ट इज अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च है. तो ये कुछ नाम है इंटरनेशनल नर्सिंग जर्नल्स के. सो जर्नल्स आर बेसिक फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर. जर्नल ही हमें जर्नल ही पढ़ने चाहिए अपनी थीसिस या रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से पहले, क्योंकि जर्नल में ही रीसेंट स्टडीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. Next, there is a before going to next slide, there is a practice question about a database that is considered the premier database for providing access for the biomedical literature is a database. So first option is Google, second is Medline, third is Yahoo, fourth is MSN Search. So the right choice answer is Medline, because Google, Yahoo, MSN Search, they are search engines and Medline is a database. So reference slide number is 21. You can refer the slide number 21 for the further investigation. So we were discussing about the printed sources of literature review. There were the journals, and the next one is research reports. Research reports are there in the library or you can say in the offices of the nursing college. ये इसमें क्या होता है, हमारी बहुत सारी जो भी जैसे मास्टर कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो अपनी थीसिस का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको सबमिट करते हैं अपने गाइड को. तो गाइड्स के पास वेरियस रिसर्च की रिपोर्ट्स पड़ी रहती हैं, तो आप उनको दे सकते हो कि उसमें उन्होंने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, उसको उन्होंने क्या उसमें मेथडोलॉजी यूज की है, उसमें डाटा उन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है और उसके फाइनल मतलब रिजल्ट्स क्या आए हैं. नेक्स्ट इज अनपब्लिश्ड डिसर्टेशंस एंड थीसिस. तो जो भी थीसिस किए हुए होते हैं बट वो पब्लिश नहीं है, तो वो अनपब्लिश्ड थीसिस भी आपको लाइब्रेरी से मिल सकते हैं. तो लाइब्रेरी में रखे हुए होते हैं. अनपब्लिश्ड मीन्स उनको हमने जर्नल में ऐड नहीं किया, पब्लिश नहीं किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाया है, वो जस्ट हमने किसी ने किए हुए हैं थीसिस और उनको लाइब्रेरी में रखा हुआ है. तो उन थीसिस को हम पढ़ सकते हैं. या फिर जैसे आप बीएससी फोर्थ ईयर हो तो आप अपने से प्रीवियस बैच की थीसिस को अगर आप देखना चाहें तो वो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में रखे हुए होंगे, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं. नेक्स्ट इज मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, उसमें रिलेटेड टॉपिक आते रहते हैं, वहां से भी आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो. नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड प्रोसीडिंग्स. वेरियस कॉन्फ्रेंसेस हुई होती हैं आप कॉलेज में, बहुत सारी नर्सिंग रिलेटेड रिसर्च से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंसेस या फिर सेमिनार्स हुए होंगे, तो उनकी रिपोर्ट्स को भी आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट इंसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरी, वहां से भी आप कुछ रिव्यूज ले सकते हो. नेक्स्ट इज बुक्स. बुक्स में भी हमारी रिसर्च कई बार लिखी हुई होती है, वहां से भी आप देख सकते हो कि कौन सी हुई है और क्या उसमें किया गया था. So this is all about the printed sources of literature. First one was the journals, second one research reports, unpublished theses, magazines and newspapers, conference papers and books. As point of view of exams, this is very important. Printed sources or electronic sources, you can say, this is very important, so you can remind them carefully. So next is steps of literature review.
हम लिखते कैसे हैं लिटरेचर रिव्यू? अगर जैसे हमारा थीसिस प्रोजेक्ट है और हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा सेकंड चैप्टर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर स्टेप, द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द की रिसर्च टर्म। हमने कंसेप्ट, अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, देन हमने सर्च क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द रेलेवेंट सोर्सेज। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें रेलेवेंट सोर्सेज क्या है जहां से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कहां से मैं कलेक्ट कर सकता हूं, या फिर प्रिंटेड सोर्सेज जैसे लाइब्रेरी में जाके मैं कर सकता हूं। तो जो भी आपका है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, सर्चिंग द लिटरेचर। तो थर्ड स्टेप है, अब हमें लिटरेचर सर्च करना है। The fourth step is analyzing and synthesizing the literature. अब सर्च हम कर रहे हैं, अब उसमें से हमने क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या हमने एनालाइज किया और क्या सिंथेसाइज किया, क्या हमने ऐड करना है और क्या उसमें से छोड़ना है, ये देखना है अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। अब उसमें से क्या हमने लेना है और क्या छोड़ना है वो देख लिया, देन फाइनली हमने लिटरेचर रिव्यू राइट करना है, राइट डाउन करना है। So starting from the lower step, understanding the concept of research problem and identify the key search terms. Second step is identify the relevant source, then searching the literature, then analyzing and synthesizing the literature. क्या ऐड करना है, क्या उसमें से छोड़ना है. Next is writing the literature review. So next is कि हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर राइट करना है, तो वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. While writing the introduction, following steps should be taken care of. Initially, the introduction with definition of general topics, issues under study, thus offering the background context to the literature. Highlighting the trends, similarities, contrast and gap in fact, methodologies and procedure of available literature and identify importance of new topic under study. तो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देनी है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि इसमें पहले क्या हो चुका था, अब मुझे इसकी क्यों नीड है, ये सब आपने उसमें लिखना है. नेक्स्ट, पॉइंट आउट थॉट्स एंड कमेंट्स ऑफ रिव्यूअर्स, viewpoints and explain criteria of critical appraisal and organization of literature review. ये सब आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है. नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी. तो हम जैसे कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो पहले उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, देन हमने बॉडी मींस मेन उसका पार्ट लिखना है. अब तो उसमें क्या होगा, ग्रुप रिसर्च स्टडीज एंड अदर टाइप्स ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग टू कॉमन denominators such as qualitative versus quantitative approaches, conclusions of authors, specify purpose or objectives, etc. तो बॉडी में हमने ये सब कुछ लिखना है. उसमें क्या मेन टाइप ऑफ लिटरेचर हमने यूज किया है, थ्योरीज क्या क्या थी, हमने कौन कौन सी स्टडीज इसके रिलेटेड रिव्यू की थी, उनका फाइनल कंक्लूजन क्या था, ये सब कुछ हमने बॉडी में लिखना है. नेक्स्ट इज conclusion. The point to be taken care in the conclusion are as follow. Mention the main contribution of important studies to the body of knowledge for particular topic under study. Specify the gaps, study findings and inconsistencies in the methodologies, theories and procedures of the literature. Conclude by mentioning the most significant findings and pertinent issues related to the topic under study. So आपने लिटरेचर रिव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखनी है, देन उसका मेन बॉडी पार्ट लिखना है एंड फाइनली हमने उसमें कंक्लूजन लिखने हैं. तो ये आपको प्रैक्टिकली जब आप लिखोगे तो बेटरली अंडरस्टैंड आएगा. So these were the elements of writing literature review, or you can say review of literature. Next are the points
टू बी कंसीडर्ड फॉर लिटरेचर रिव्यू। हमने क्या क्या, जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड व्हेन असेसिंग, एनालाइजिंग एंड राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। फर्स्ट इज बी स्पेसिफिक। हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड ही स्पेसिफिक पॉइंट्स को ऐड करना है। नेक्स्ट इज बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो ही सेलेक्ट करना है। फोकस ऑन करंट टॉपिक्स, करंट टॉपिक से रिलेटेड पे ही फोकस करना है। एंश्योर एविडेंस फॉर क्लेम। अगर आपने कोई चीज उसमें क्लेम की हुई है तो उसका प्रॉपर एविडेंस भी आपके पास उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि कुछ भी आपने उसमें एक लाइन लिखी है कि ये ऐसे करने से ऐसा होता है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है और आप वो प्रूफ कहां से मिला है वो भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेफरेंस साइटेशन। जहां से बिब्लियोग्राफी मेनली, जो भी आपने जहां से भी एक भी पर्टिकुलर वर्ड या एक भी पर्टिकुलर लाइन ली हुई है उसका आपने पूरी बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना है। सो दैट इज रेफरेंस साइटेशन। नेक्स्ट इज राइटिंग इन ओन लैंग्वेज। आपकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें आपने उसको सिंप्लिसिटी से लिखना है अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट सिंपल एंड एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपली और एक्यूरेटली हमने टेंसेस को ध्यान में रख के लिखना है उसको। ग्रुप द आइडियाज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टडीज जो आप जिसके बारे में लिख रहे हो उनके जो ग्रुप, जो मेन आइडिया है उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में लिखना है। इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक हेंस, देयरफॉर, बट, दस, इनको आपने इफेक्टिवली यूज करना है एज अ सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस जब भी फॉर्म करोगे। नेक्स्ट इज अवॉइड एब्रीविएशन और जार्गन्स। आपने उसमें स्लैंग वर्ड्स को अवॉइड करना है, शॉर्ट फॉर्म्स को भी अवॉइड करना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आ रही है, जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ रहा है मे भी उसको समझ में ना आए, ठीक है, तो इसलिए आपने वो अवॉइड करनी है। इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म्स या स्लैंग वर्ड्स को यूज नहीं करना है। So be specific, be selective, focus on current topics, ensure evidence for claim, reference citation, bibliography, writing in own language, simple and accurate sentence structure, group the ideas, effective use of transition words and avoid abbreviations. So in next slide there is a practice question. The question is, when conducting a literature review, it is advisable to, first point is, seek most of the information from internet. Next is gather literature from books. The third is gather literature from journals. The last point is seek assistance from a librarian. So the right answer is C, gather literature from journals. The rationale is gathering literature from journal is mostly useful and advisable because it contains most of the recent researches. So the reference slide number is 25. You can refer the slide number 25 for more explanation. So as I previously told you that literature review is a critical thing, and most of the new and the useful literature you can get from your journals. जर्नल्स में आपकी हर तरह की इंफॉर्मेशन, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट review of literature, its types, its sources of literature review, and points to be remembered while writing the literature review. Thank you. मुझे आशा है कि आपको मेरी ये टॉपिक पसंद आई है। अगर आपको इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।